अरे भाई ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, ठीक है। साउंड का मामला गड़बड़ था, ठीक है। तो अगेन फिर से मैं, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, वो मामला वहां से गड़बड़ था। तो सबसे पहले सब कैसे हो, बढ़िया, ठीक है। तो इवोल्यूशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 2 में ओरिजिन ऑफ लाइफ चल रहा था फर्स्ट के अंदर। ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर मुझे आज बताना है कि एक्चुअल में कौन सी थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थी और क्यों थी, और किस थ्योरी को मिलर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया था, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे। और फिर वो थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति बेटा, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। हाँ, राजस्थान में तो जो बच्चे राजस्थान के होंगे तो वहां पतंग उड़ाई जाती है जबरदस्त तरीके से, छतों पर लगे पड़े हैं सारे पतंग उड़ाने में, यस। हाँ, म्यूजिक चल रहा है खूब, मतलब जब मैं इसमें राजस्थान में था, सीकर में, तो मुझे याद है, मतलब पतंगों के ढेर थे, और बस सारे बच्चे बड़ा बड़ा, मतलब बड़े बड़े स्पीकर लगा करके छतों पर बस ये काटी, ठीक है, मतलब जबरदस्त पतंगबाजी होती है राजस्थान में। यूपी में और इधर साइड में नहीं होती, ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, एसीपी सर मिस कर रहे होंगे घर को, या शायद हो सकता है घर गए हो, मुझे आइडिया भी नहीं है, ठीक है। यूपी में होता है तो बहुत बढ़िया, आप लोग ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। गुजरात में होता है, जबरदस्त पतंगबाजी होती है गुजरात के अंदर, और राजस्थान में अल्टीमेट लेवल की होती है। एक जमाना था कि इतनी पतंग उड़ती थी कि ऐसा लगता था आकाश ढक गया, मतलब ऐसा लगता था, मतलब इतनी पतंग ही पतंग नजर आती थी। अब धीरे धीरे ट्रेंड कम हो रहा है, बट हाँ ट्रेंड अभी भी बहुत है राजस्थान में, ठीक है। और बहुत बड़ा पर्व भी है, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। हाँ, जिसका भी बर्थडे है बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। वापस आ जाओ। तो ओरिजिन ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हम कवर करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट एक बार रिवीजन करा दूं आपको कि कितना मैंने, अच्छा थोड़ा ऊपर खिसका लूं उसको, कितना मैंने करा दिया था, यानी कहाँ चल रहा था। तो कल मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी कि इवोल्यूशन है क्या, ठीक है। भाई मिलियंस ईयर में फ्लोरा फ्यूना में जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो इवोल्यूशनरी स्टडी में आते हैं। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है इवोल्यूशन का। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इंडिविजुअल नहीं होता, क्योंकि एक सिंगल इंसान का एवोल्यूशन नहीं होता, पूरी पॉपुलेशन का होता है, तो पॉपुलेशन इसकी, ठीक है, यूनिट है। रॉ मटेरियल क्या होता है, वेरिएशन, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डार्विन बात करता हूं। रॉ मटेरियल इवोल्यूशन का क्या है, वेरिएशन। जब तक वेरिएशन नहीं होंगे नेचर सेलेक्ट नहीं कर पाएगी, और नेचर सेलेक्ट नहीं कर पाएगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो रॉ मटेरियल चाहिए, जबरदस्त वेरिएशन और जबरदस्त इवोल्यूशन, जितनी वेरिएशन ज्यादा होंगे वहां इवोल्यूशन होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। फाइनली मैंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताया था, ठीक है भाई। रात में जब आप स्टार देखते हो तो एक्चुअल में आपको लग रहा है कि अभी टूटा, पर वो मिलियंस ऑफ ईयर बैक, यानी पास्ट है, पास्ट है। तभी तो इस चीज को देख के लगता है कि टाइम मशीन का अस्तित्व है, यानी आज आप पास्ट को देख पा रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। यानी जो घटना पास्ट में हुई है वो तुम कई सालों बाद आप देख रहे हो, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है प्रेजेंट है, पर एक्चुअल में वो पास्ट है, ठीक है, बिल्कुल। और इतने दूर स्टार होते हैं कि उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर मील्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां आप बोल सकते हो स्टेलर डिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष में। भाई एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है वो एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहलाता है। सोचो, इस तरीके से लाइट ईयर्स के अंदर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, समझ रहे हो, हाँ। चलो, ये समझ में आ गया। फाइनली मैंने कुछ डेटा बताया था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ध्यान रखना है आपको, न्यू एनसीईआरटी ने थोड़ा अपडेट कर दिया, 13.8, यस 13.8 बिलियन ईयर एगो, और 4.5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन ऑफ अर्थ था। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं 4.0 यानी 4 बिलियन ईयर एगो, यानी अर्थ के बनने के बाद लगभग 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। लाइफ में भी बात करता हूं, पहले नॉन सेलुलर लाइफ आई, ठीक है, यानी प्रोटोबायोन्ट्स आए, यानी वो मॉलिक्यूल आए जो आगे सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, जेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें आरएनए, आरएनए से डीएनए बना, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एटसेट्रा, 3 बिलियन ईयर एगो। आगे जाकर के फिर सेलुलर लाइफ आई, ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो, मतलब प्रोकैरियोट्स आए, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स आए। फिर बाद में जाकर के मल्टी सेलुलर एनिमल्स बने। तो इस तरीके से डेटा आपको याद रखना है, ठीक है, डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। फाइनली मैंने बताया था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ह्यूज, ठीक है, ह्यूज मतलब है बहुत बड़ा एक गैसेस क्लाउड था, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी थे, वो फटा बुरी तरह से, एक सिंगल एक्सप्लोजन हुआ था, इतना तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसको आप
कल्पना भी नहीं कर सकते हो, मतलब कल्पना के परी है, ठीक है। बिल्कुल सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था जिससे फट गया, और फटने से बहुत सारे सोलर निब्यूली या गैलेक्सी बने, ठीक है। तो ब्रह्मांड में अनंत, इन्फिनिटी काउंटेबल नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तो कुछ कहने को बिलियंस कह दो, कुछ भी कह दो, पर इन्फिनिटी काउंटेबल नहीं है, इतनी गैलेक्सीज हैं। और एक गैलेक्सी के बारे में बताऊं जिसमें हमारा सौरमंडल मिलता है, वो मिल्की वे है। मैं सिर्फ एक गैलेक्सी के बारे में बता रहा हूं। एक गैलेक्सी में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड कहते हैं, मतलब सन है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड कह सकते हो, बहुत सारे इसमें सोलर सिस्टम है। सोचो अपना ही सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, हम अपने सोलर सिस्टम में अर्थ के आसपास ही घूम रहे हैं अभी, तो समझ रहे हो ना भाई? मंगल तक जा पा रहे हैं, बृहस्पति को समझ पा रहे हैं, आसपास सिंगल सन है, इसी के चक्कर में बस हम लगे पड़े हैं, ठीक है, कि अर्थ आगे जाकर के सन में चली जाएगी, एक ही सन है, एक ही सब कुछ एक ही है। तो ऐसे ना जाने कितने सन हैं, ठीक है। यस, अपनी गैलेक्सी की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं और गैलेक्सी की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, ये निश्चित है कि अगर अर्थ पर जीवन है, जीवन है तो अब हम तो अर्थ पे ही रहते हैं ना, ठीक है। हमारे सौर मंडल के अंदर, यानी अपने छोटे से सौर मंडल के अंदर अर्थ पर जीवन है, तो अपने सौर मंडल में और भी जगह जीवन हो सकता है। और अगर मैं अपनी गैलेक्सी की बात करता हूं तो बहुत जगह जीवन होगा, और ऐसी असंख्य गैलेक्सी की बात करता हूं तो ना जाने किस लेवल का जीवन कहां पर होगा। पर जीवन अनंत है, मतलब बहुत कहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। जब यहां जीवन है, यहां एवोल्यूशन हो सकता है, यहां सब कुछ हो सकता है, तो और भी जगह ये चीजें हैं, ठीक है। पर समझ रहे हो, अभी इंसान की पहुंच से परे है, बहुत परे, ठीक है। अभी तो मंगल, ठीक है, मून जो अपना अर्थ का ही पार्ट है, इनके चक्कर ही लगा रहे हैं, इनमें घूम रहे हैं, ठीक है। और तो अपना सोलर सिस्टम मतलब असीम, अनंत, ठीक है, कह ही नहीं सकते हैं, अननोन एक्सप्लेस, ठीक है। तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जिसमें एक अपना सौरमंडल है। अगर मैं अपने सौरमंडल की बात करता हूं, सोलर सिस्टम की, तो अर्थ मैंने बताया था, जब सेम जो चीजें कह सकते हो यूनिवर्स में हो रही थी वही अर्थ में हो रही थी। अर्थ के सेंटर में, ठीक है, सॉलिड एंटिटी थी, वही लावा सेंटर में ही होता है, आप जानते हो। तब आपने कभी मूवी देखी हो द कोर, नीट का एग्जाम देने के बाद मूवी जरूर देखना, द कोर, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूं आपसे, मतलब उसमें अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में अर्थ के अंदर है क्या, ठीक है। कोर के सेंटर में जो मेंटल का रोटेशन हो रहा है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके रोटेशन की वजह से अर्थ पर जीवन संभव कैसे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं कोर में रोटेट करने वाला मेंटल लावा उत्तरदायी है, यानी वो रोटेट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर वो रोटेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस, अच्छी मूवी है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड है, अब तुम ही देख लो। ठीक मूवीज होती हैं, ये लोग बनाते हैं, बड़ा साइंटिफिकली बनाते हैं। जब मैं छोटा था, मतलब कई साल पहले, तो मैंने मूवी देखी थी टर्मिनेटर, आपने भी देखी होगी टर्मिनेटर, ठीक है। मतलब उसका जो पार्ट थे, अब तो बहुत पार्ट आ गए। टर्मिनेटर के अंदर आपने दिखाया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी ना, ठीक है। हाँ, तो एआई पर काम चल रहा है बहुत समय से, बट इतने तगड़े प्रिडिक्शन थे कि फ्यूचर में ऐसा होगा, अब वो हो रहा है, ठीक है। जब आप एआई से क्वेश्चन कर लो कि मतलब फ्यूचर में मनुष्य का क्या है, मतलब आगे का क्या है, कंडीशन है, मतलब फ्यूचर क्या है मनुष्य का, तो एआई आपको बता देगा मनुष्य का फ्यूचर क्या है, ठीक है। सोचो वो पहले से मतलब इस लेवल पर सोच पा रहा है कि मनुष्य धीरे धीरे मुझ पर डिपेंड होगा, ठीक है, धीरे धीरे इतना डिपेंड होगा कि वो बर्बाद। सीधी सी बात है, जहां डिपेंडेंसी बढ़ती है, जहां डिपेंडेंसी बढ़ती है, समझ रहे हो ना, हाँ, वो इंसान बेकार होना चालू हो जाता है। जितना स्ट्रगल करोगे उतना आप फाइट करने में एबिलिटी रखोगे। जितना डिपेंडेंट बनोगे, चाहे आप पढ़ाई में समझ लो, चाहे टेक्नोलॉजी में समझ लो, जितना डिपेंडेंट बनोगे, आपका ब्रेन, आपका खुद की पावर, खुद की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब धीरे धीरे आपकी खुद की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा, एआई डोमिनेट करेगा आपके ऊपर, ठीक है, खत्म, मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो ये प्रोग्राम चलाया गया था एआई का, स्टार्टिंग में देखा होगा, तो उसको रोक लगा दी गई थी, क्योंकि ये चीज समझ में आई थी कि कहीं ना कहीं मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बट मैंने बताया, जिन लोगों ने पैसा लगाया वो पीछे तो नहीं हटेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा ना ना, आप इसको उस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, एआई को यहाँ तक सीमित रखेंगे, ह्यूमन कंट्रोल में रखेंगे। पर तो ठीक है, अभी रख सकते हो, पर आने वाले समय के अंदर परिवर्तन होंगे, ठीक है। जैसे जैसे इंसान डिपेंडेंट होता जाएगा तो एआई डोमिनेंट होती जाएगी, रियलिटी है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है।
तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे यहां पर भी क्या हो रहा है, अर्थ के मेंटल में, ठीक है, स्कोर में लावा रोटेट कर रहा है, और उसके टेम्परेचर वेरिएशन, ऊपर बारिश हो रही थी, सरफेस थी वो ठंडी हो रही थी धीरे धीरे, अंदर गर्म था बहुत, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। तो लावा जब बाहर निकलता है धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट बना रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट बनना चालू हुई, ठीक है। और धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन से जो धुआं निकल रहा था, गैसेस निकल रही थी, हाइड्रोजन थी, मीथेन थी, ठीक है, अमोनिया था, समझ रहे ना मेरी बात, हाँ, और CO2 निकल रही थी। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी, इसलिए उस समय जो आप कह सकते हो कंडीशंस थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, यानी टोटली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कह सकते हो उसको, ठीक है, रिड्यूसिंग टाइप का वातावरण था, ठीक है। अभी ऑक्सीडाइजिंग नहीं आया, ऑक्सीडाइजिंग आगे आके आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में बेसिक आ गया था। अब हम बात करते हैं कुछ थ्योरी की। तो थ्योरी में थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, मैंने बताया था ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, श्रद्धा मनु को बनाया, उनके 7 संतानें थी, सप्तऋषि, उनके हम सब संतान है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। ऐसे क्रिश्चियन मैथोलॉजी अपनी बात कहती है। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, प्रलयवाद, कि समय समय पे प्रलय आती है, जीवन नष्ट होता है, जैसे मंगल पर हुआ, अर्थ पर भी ऐसे ही होता रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा। फिर से टेक्नोलॉजी डोमिनेंट होगी, टेक्नोलॉजी डोमिनेंट होगी, तो सोचो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो क्या होगा। भाई आज की डेट में सारा पैसा, ठीक है, भाई किसके, टेक्नोलॉजी के हाथ में तो है भाई। जित अभी कहाँ, अब वो करेंसी तो गायब हो गई ना, कि पैसे देके हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसा भी, हार्ड मनी तो बचा ही नहीं ना, सब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो हो रहा है। सोचो एक करप्शन, मतलब कहीं करप्ट हुआ, खत्म, पूरी इकोनॉमी बर्बाद, ठीक है। और ये सोचो सब हाथ में आ गया आर्टिफिशियल, धीरे धीरे AI डिपेंडेंट होते जा रहे हैं हम लोग। अभी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, नहीं नहीं बस AI इतना करेगा, नहीं नहीं AI इतना ही करेगा, नहीं AI इतना करेगा, आगे जाके AI खा जाएगा सबको, देखना सारी ह्यूमैनिटी को खा जाएगा, ठीक है। पहले सबकी नौकरी खाएगा, फिर धीरे धीरे डोमिनेंस ही बढ़ाएगा, ठीक है, जिस पर पैसा होगा, समझ रहे हो, मतलब बहुत दिक्कतें होने वाली हैं फ्यूचर के अंदर। मैं फ्यूचर का मतलब तुम्हारा जब तुम बड़े होगे, ठीक है, हाँ, तब तुम्हें दिक्कतें देखने को मिलेंगी, नो डाउट, कोई भी फील्ड, ठीक है। हाँ बस एक बात ध्यान रखना, खाने पीने के अंदर दिक्कत नहीं आनी है, समझ में आया, हाँ, खाने पीने में, सर्जरी में भी अभी दिक्कत नहीं आएगी। तुम सर्जन बन जाओगे तो अच्छी बात है, तो कोशिश करना सर्जरी में जाओ, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, मेडिसिन में मत जाना, सर्जरी में जाना, मेडिसिन में तो AI जबरदस्त कमाल करने वाली है, समझ रहे हो, हाँ। तो मतलब फ्यूचर में अभी नहीं, अभी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तुम भी थोड़े बूढ़े हो लोगे तब तक तो, ठीक है, हाँ। तो पहले अपना मेडिकल में सेलेक्ट हो, ठीक है, अभी तो तुम करो, मतलब ये है कि हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ जब तुम बूढ़े हो जाओगे उस समय की बात चल रही है, ठीक है। तो कैटास्ट्रोफिज्म, धीरे धीरे समझ में प्रलय आती है जाती है, ठीक है। पेनास्पर्मिया के साइंटिस्टों का मानता है, एस्ट्रोनॉलर का, कि भाई दूसरे प्लेनेट से मेटेरॉइड्स आते हैं, उनके थ्रू लाइफ आई थी, स्पोर्ट्स की फॉर्म में, पेंजिन की फॉर्म में। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन सबसे बकवास थ्योरी थी, वॉन हेलमोंट, एरिस्टोटल, ठीक है, इन सब ने इसको दिया था, वॉन हेलमोंट ने सपोर्ट किया था इसको, ठीक है, कि नील नदी के कीचड़ पर जब लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो घड़ियाल, क्रोकोडाइल, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, एलिगेटर्स, टर्टिल, टॉर्टॉइस जैसे एनिमल पैदा हो जाते हैं। इसको डिस्कार्ड किया था, इसको एबायोजेनेसिस कहते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने। बहुत सारे, मतलब थ्योरी में कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट थे, सबसे ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट था लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर ने और इन सारे साइंटिस्टों ने एक ही बात की थी, लाइफ ऐसे ही पैदा नहीं होती, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ बनती है, ठीक है, ओमनीज वाइवम एक्स विवो। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था लुईस पास्चर ने। उन्होंने एक ब्रॉथ लिया, ब्रॉथ में ईस्ट, शुगर, ठीक है, और वाटर में अच्छे से मिक्स किए, उसको अच्छे से स्टलाइज किया, ठीक है, कंटामिनेशन फ्री किया, और उसको हीट किया, हीट करने पर धीरे धीरे वेपर्स बने, वेपर्स, वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो गया ठंडा होकर के, ठीक है, और छोड़ दिया कुछ दिनों के, देखा इसमें कोई कंटामिनेशन ही नहीं था, लाइफ आई नहीं, समझ में आया, अच्छा ये पानी है यहाँ पर, ठीक है, तो एयर एंट्री नहीं कर पाई यहाँ पर, तो लाइफ क्रिएट नहीं हुई। लाओ एक काम करके देखते हैं, इसकी नेक ही तोड़ देते हैं, नेक तोड़ने पर एयर का सीधा एक्सपोज हुआ, एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सीधा एक्सपोज हुआ, ठीक है, तो बस लाइफ बन गई अंदर। तब निकाल, देखो लाइफ से लाइफ क्रिएट हुई है, यूं ही अचानक से कोई चीज पैदा नहीं हो जाती, ठीक है, ओमनीज वाइवम एक्स वीवो, ठीक है। तो ये लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, चलो ठीक है। अब बाद में बात आती है ओपन हेल्डन थ्योरी, जिसको प्राइमरी एबायोजेनेसिस कहते हैं, यानी इन्होंने कहा पहले एबायोजेनेसिस हुई फिर बायोजेनेसिस हुई, मतलब प्राइमरली एबायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस, ठीक है। इसको केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं, भाई पहले केमिकली चीजें बनी, उनसे प्रोटोबायोन्ट्स बने, यानी वो मॉलिक्यूल बने, जेंट मॉलिक्यूल, जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तब जाकर के लाइफ बनी होगी, समझ में आया, हाँ, केमिकल इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बायोजेनेसिस।
तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ओपरिन हेल्डन साहब ने, वो क्या था वो जो आज पढ़ाने वाला हूं। तो ओपरिन हेल्डन की कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, कहाँ के रहने वाले थे, इन्हें बुक कौन सी लिखी थी, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, वो सारी बातें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो द एवर मेंशन सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म बायोमॉलिक्यूल इन वाटर। भाई इवोल्यूशन कहाँ हो रहा है, वाटर में। धीरे धीरे अर्थ पर पानी भरता जा रहा है, पानी ठंडा होता जा रहा है, और वहां पर, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल इन वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज। क्योंकि एनर्जी तो चाहिए, जब रिएक्शन करानी है सिंपल मॉलिक्यूल की और बड़े मॉलिक्यूल बनाने तो एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के कैसे पॉसिबल है। और उस समय आपको पता है वॉल्केनिक eruption हो रहे थे, हीट बहुत ज्यादा थी, तो एक तो एनर्जी का सोर्स ये हो गया, हीट, वॉल्केनिक eruption। इधर लाइटनिंग हो रही थी, कड़ाकड़ 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 लाइटनिंग, मतलब एटमॉस्फेयर में थी, तो एक एनर्जी का सोर्स लाइटनिंग हो गया। और भाई ओजोन तो थी नहीं, तो सीधा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहे थे अर्थ पर, सीधी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहे थे, तो वो एक एनर्जी का सोर्स हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी का सोर्स क्या थे, हीट फ्रॉम वॉल्केनिक eruption, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड और यूवी रेज, एक्सरेज, ये सीधे सीधे अर्थ पर आ रहे थे। तो ये तीन मेन एनर्जी के सोर्स थे, जिसकी वजह से वो सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे थे, और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, या उन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये उन्होंने बताया, और गलत नहीं बताया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये वाली बात ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो लाइफ कहां पर ओरिजिनेट हुई है, लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ है, ठीक है। ओपरिन की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर आई ओपरिन, ये रशियन बायोकेमिस्ट थे, ये पूछा गया था पहले जो एग्जाम आते थे सीपीएमटी इन सब के अंदर, रशियन बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, कंफ्यूजन मत होना, एक था ओरिजिन ऑफ लाइफ, समझना, और एक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मैक्सिमम बच्चा इन दोनों बुकों में कंफ्यूज होता है, दोनों अलग अलग है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये लाइफ का ओरिजिन, ये ओपरिन हेल्डन की थ्योरी थी, ठीक है, यानी यहां हम ओपरिन की बात कर रहे हैं। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज कैसे बनी, ये डार्विन साहब की बात थी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन साहब ने बोला था। और ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात आती है तो ध्यान रखना है, ये ओपरिन साहब की बात थी। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, पर बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन भी इस पर पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। जबकि हेल्डन साहब की बात करूं मैं, ये तो ओपरिन साहब की बात चल रही है, एआई ओपरिन, एआई ओपरिन, ठीक है, हाँ एआई, फिर यहां भी आ गया ना एआई ओपरिन। फिर जेबीएस हेल्डन, हेल्डन साहब के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जो इंडियन नहीं थे, जो इंडियन नहीं थे, इंग्लैंड में रहते थे, हाँ, और वो माइग्रेट होकर के इंडिया आए थे, और इंडिया में भुवनेश्वर में सेटल्ड हुए थे, और जिनका योगदान ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर है। तो आप समझ जाना, ये हम बात कर रहे हैं हेल्डन साहब की, ठीक है, इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये इंडिया में सेटल्ड हो गए थे भुवनेश्वर में आकर के। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने वही मेंशन किए हैं। अब बात आती है इनकी थ्योरी की, भाई इनकी थ्योरी में आखिर ऐसा था क्या, ये कैसे कह रहे हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, ठीक है, लाइटनिंग हो रही थी क्लाउड्स के अंदर, यूवी रेज एक्स रेज आ रहे थे, तो क्या क्या है ये, अब समझो, इसकी थ्योरी समझाता हूं मैं। ये मान लो अर्थ क्रस्ट है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली पिक्चराइज करने की कोशिश करूंगा, हो पाता है नहीं पता, देखो, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे अर्थ पर, आकाश में लाइटनिंग चल रही थी, लाइटनिंग, जबरदस्त वाली लाइटनिंग, ठीक है।
और तीसरा सोर्स था सनलाइट, ये तो समझ गए होगे, सनलाइट। और सन की जब भी बात आएगी तो समझ जाना सन की बात आ रही है, तो सन से रेडिएशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रेडिएशंस। सन से क्या निकलेंगे? रेडिएशंस। रेडिएशंस निकल रहे हैं। कौन से रेडिएशंस निकल रहे हैं यहां से? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रहे हैं। लाइटनिंग कंटिन्यू चल रही है, बिजली कड़क रही है, बीच का ये एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, कूल। समझना मेरी बात। ये कंपेरेटिव क्या होगा? ये मिडिल एटमॉस्फेयर है। यहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिव लो होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो क्लाउड होंगे, ठीक है, जो क्लाउड्स बनेंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो क्लाउड्स बनेंगे बेटा, यहां से धीरे धीरे बारिश भी होगी, बारिश भी होगी। भाई बीच में आके वो समझ में आ गया, लाइटनिंग हो रही है, बारिश भी होना चालू हो जाएगी, तो बीच में पानी बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर है, नीचे हाई टेम्परेचर है। अर्थ पर टेम्परेचर कैसा है? हाई टेम्परेचर। लगभग मान लो 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। यहाँ लाइटनिंग हो रही है, लाइटिंग चल रही है यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है। क्लाउड हो रहे हैं, क्लाउड से बारिश हो रही है, सन से ये रेडिएशन चल रहे हैं, हाई टेम्परेचर है, यानी सारी चीजें आपके सामने हैं। हुआ क्या अर्थ पर, ये मैं समुद्र के अंदर की कहानी है, पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। छोटे छोटे एटम्स, जैसे मानो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये एटम्स आपस में रिएक्ट होना चालू हो गए। इनसे क्या बने भाई? एटम के इंटरेक्शन से क्या बना भाई? एटम जब इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, जैसे अमोनिया बन गया, CO2 बन गया, ठीक है, NH3, NH3 बन गया। क्वेश्चन आएगा सबसे पहला, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या बना था? NH3 बना था, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। CO2 बना, CO2 एटसेट्रा कर देता हूं मैं, ठीक है। हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, हाइड्रोजन, अमोनिया, CO2, ये तीनों आ गए यहाँ पर, ठीक है। जो मैं अक्सर बताए भी थे, तीन, जो हाइड्रोजन, अमोनिया और CO2। तो ये क्या थे? फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पूछता है, वो पूछा गया क्वेश्चन है। पहला इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो बना था एटमॉस्फेयर में, फर्स्ट इनऑर्गेनिक, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या बना था? अमोनिया, ठीक है। फिर इनमें भी इंटरेक्शन हुआ, इनमें इंटरेक्शन हुआ, फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट बने, जैसे मीथेन, CH4, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन बना था। और ये आप जानते हो कि मीथेन के कंडेंसेशन से प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, समझ रहे हो ना मेरी बात? इन सबके इंटरेक्शन से तो बन रहे हैं, ठीक है। यानी ये एक प्रोसेस चल रही है इन एनर्जी के रिसोर्स के थ्रू, और इन सबसे फाइनल जाकर के क्या बने? सिंपल सुगर, ठीक है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस, एटसेट्रा, ये बनने चालू हो गए, ठीक है। और आप जानते हो फिर क्या हुआ? इनके पॉलीमराइजेशन से सिंपल सुगर से क्या बने?
पॉलीसेकेराइड। और क्या बने? अमाइनो एसिड से प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। फैटी एसिड से क्या बना? फैट। लिपिड। नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट शुगर के मिलने से क्या बने? न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए या आरएनए, डीएनए आरएनए एटसेट्रा। तो यानी ये समझ में आ गया कि किस तरीके से एटम से, ये एटम्स हैं, एनर्जी के सोर्स हमें मिल रहे हैं सारे के सारे। एटम से धीरे 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 वो मॉलिक्यूल बने चालू हुए, जेंट मॉलिक्यूल। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? ये वो जेंट मॉलिक्यूल हैं जो आगे जाकर के जिन्होंने, इनको क्या बोलते हैं? इनको प्रोटोबायोन्स बोल सकते हो आप, प्रोटोबायोन्स। इन्हीं प्रोटोबायोन से क्या बनी होगी आगे जाकर के? लाइफ। यानी वो मॉलिक्यूल बनने चालू हो गए, जेंट मॉलिक्यूल, जो आगे जाकर के लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हाँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बेटा डार्विन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन। हाँ बेटा, ये दोनों साइंटिस्ट सच में ये थ्योरी दिए थे, ठीक है, और इनका तो मेंशन भी है। और मतलब जब थ्योरी दी गई तो काफी हद तक साइंटिस्टों को बिलीफ हुआ यार ऐसा हुआ होगा, ठीक है। जब इन्होंने थ्योरी दी थी तो उस समय मतलब एक और साइंटिस्ट कह सकते हो या स्टूडेंट कह सकते हो, ठीक है, हाँ, मिलर साहब थे। एक्चुअल में वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो मिलर ने जब इनकी थ्योरी को पढ़ा कि यार ये थ्योरी तो हम एक्सपेरिमेंटल भी देख सकते हैं, तो मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट लगाया, ठीक है, हाँ। और 18 दिन तक उस एक्सपेरिमेंट को चलाया। चलाने के बाद कुछ रिजल्ट देखने को मिला। उन्होंने कहा मेन गैसेस क्या थे भाई? मेन में हाइड्रोजन, अमोनिया, CO2, मीथेन, ये तो नजर आ रहे हैं स्टार्टिंग में। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। 1953 ये क्वेश्चन आया हुआ है। मिलर का एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1953 में। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पूछा भी गया है, ठीक है। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में उन्होंने मीथेन, अमोनिया, H2O, ठीक है, और हाइड्रोजन ये ले ली। इसमें जो गैसेस थी इनका एक रेशियो रखा, इस पर क्वेश्चन आता है रेशियो। गैसेस की बात कर रहा हूं तो वाटर निकाल दिया मैंने। तो गैसेस में क्या आ गया? मीथेन, और क्या आ गया? अमोनिया, और क्या आ गया? हाइड्रोजन। इनका रेशियो लिया। मीथेन का जो रेशियो था वो 2 था, अमोनिया का रेशियो 1 था, और हाइड्रोजन का रेशियो 2 था। अगर मैं इसको इधर कर दूं, इधर कर दूं, तो 2:1 आ जाएगा। तो रटना मत, समझना। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और मीथेन का 2:2 का रेशियो था, जबकि अमोनिया का 1 का रेशियो था। इस रेशियो में उन्होंने गैसेस ले ली इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर में लाइटनिंग कर दी उन्होंने। 75,000 जो लाइट के कोशिश की उन्होंने, बोल्ट की, उन्होंने करंट पैदा की यहां पर। करंट लगाया इलेक्ट्रोड में, यानी बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वाला माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। स्पार्किंग स्टार्ट कर दी, इन गैसों में रिएक्शन चालू कर दिए हैं। और यहां पर मिडिल एटमॉस्फेयर कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर ठंडा करता है चीजों को, तो मिडिल का एटमॉस्फेयर, मिडिल एटमॉस्फेयर, जो चीजों को ठंडा करने के लिए मिडिल एटमॉस्फेयर। लो टेम्परेचर, मिडिल एटमॉस्फेयर। इन्होंने कंडेंसर लगा के इसको ट्यूब को ठंडा करना चालू कर दिया। और यहां पर एक फ्लास्क में उन्होंने कंटिन्यू क्या कर दिया? एक रॉड लगा दी, हाई टेम्परेचर, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का हाई टेम्परेचर जनरेट किया, जो मानो वॉल्केनिक eruption से हो रहा था, ठीक है। और लाइटनिंग लगा दी इन्होंने, 75 वोल्ट का करंट पैदा कर दिया। अब छोड़ दिया इसको लगभग 18 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 18 डेज, 18 डेज छोड़ दिया इन्होंने। अब देखते हैं क्या होता है। हो क्या रहा था? ये सारी गैस यहां पर इंटरेक्ट कर रही थी। इंटरेक्ट करके जैसे नीचे आती है तो ठंडा एटमॉस्फेयर है, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर कहां इकट्ठा हो गया? यहां पर। यानी अर्थ पर जो गड्ढे बन गए थे, बड़े बड़े समुद्र बन गए थे, उनमें पानी भरना चालू हो गया। ये भरना चालू हो गया पानी।
धीरे धीरे पानी कहां जा रहा था, यहां पर। जब पानी यहां जाएगा तो फिर गर्म होगा, खोलेगा, खोल के वेपर्स कहां जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, वैक्यूम बना दिया यहां पर। ये सीधे फिर यहां आएंगे, फिर रिएक्शन होगी, फिर ठंडा होगा, फिर वाटर बन जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन चल रही है। ये आकाश हो गया, ये धरती हो गई, बीच का एटमोस्फियर हो गया, ये वैक्यूम हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन इन्होंने छोड़ दी, हाँ छोड़ दी 18 दिनों के लिए। 18 दिन बाद देखा उन्होंने आकर के कि पानी के अंदर उन्हें कुछ नजर आया। इस पानी में इनको कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नजर आए, जैसा कि ओप्रिन और हेल्डन की थ्योरी में कहा गया था। तो उनको यहां नजर आया। जब इन्होंने इनको आइसोलेट किया, निकाला और देखा कि एक्चुअल में है क्या ये, तो ये अमाइनो एसिड थे। अरे वाह, इसका मतलब इनकी थ्योरी सही बात कर रही है। ये सब क्या थे, अमाइनो एसिड। पूछा गया था कौन से अमाइनो एसिड देखने को मिले थे, सब क्या थे, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स, 3 अमाइनो एसिड ध्यान रखने हैं आपको, ग्लाइसिन, एलेनिन, ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, समझे। यार प्रिंस, तू गधा है, क्रॉस क्रॉस और बना देता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहां कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ तो 2 होगा, 1:2। हाँ, जो मुंह से बोल रहा हूँ वो सही था, 1 लिख गया होगा, मुंह से तो मैं 2 ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मीथेन और हाइड्रोजन 2:2 के रेशियो में था, अमोनिया 1 के रेशियो में लग गया होगा, ठीक है। 2:2 के रेशियो में था, 1 के रेशियो में था, ठीक है। अमोनिया जस्ट हाफ था। अब वापस आ जाओ, ठीक है। फिर आ जाओ, कौन कौन से अमाइनो एसिड तक क्वेश्चन आएगा। पहला अमाइनो एसिड कौन सा था, ग्लाइसिन। दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा था, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, 3 अमाइनो एसिड देखने को मिले इनको। हाँ, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, 3 अमाइनो एसिड देखने को मिले। अब बताओ, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, बिल्कुल सही। ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कौन से अमाइनो एसिड को मिले थे। कंडेंसर का काम क्या होता है, टेम्परेचर कम करना, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे। कौन कौन सी गैसेस थी, ये गैसेस थी, क्या रेशियो था, कितने टेम्परेचर पर इसको खुलाया, कितने दिनों के लिए रिएक्शन कराई थी, 18 दिनों के लिए रिएक्शन कराई थी, ठीक है। 18 दिनों बाद इस पानी के अंदर क्या मिला, ये मिला। यानी अमाइनो एसिड अगर बन सकते हैं यहां पर, तो नो डाउट उस समय समुद्र में ऐसे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, जिनकी वजह से वो प्रोटोबायोन्ट्स बने जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जो हाइड है, वही ओपरिन हेल्डन की थ्योरी में ऐसा क्या था जो मिलर ने अपनी थ्योरी में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, कोई बता सकता है। ओपरिन हेल्डन की थ्योरी में ऐसा क्या था जो मिलर अपने एक्सपेरिमेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उसकी कमी नजर आ रही थी यहां पर, कोई बता सकता है क्या। देखो, अभी मल्टी सेलुलर पर मत जा बेटा, इकरा बेटा, अभी पहले हम लाइफ तो बना दें, प्रोकैरियोट बनाएंगे तब यूकैरियोट बनाएंगे। यूवी रे, यस, बच्चे अब तो एडवांस हो गए हैं। हाँ, यूवी रेज, वॉल्केनिक इरप्शन तो कर रहे हैं ना भाई, वॉल्केनिक इरप्शन से टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो टेम्परेचर 800 आ गया। लाइटनिंग से, ठीक है, लाइटनिंग भी पैदा कर दी हमने, पर कहीं पर भी यूवी लाइट नजर आ रही है इसके अंदर। यानी इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज नहीं दिख रही, इसमें क्या है, डिवाइड ऑफ रेडिएशन, यानी यूवी एंड एक्स रे, ये नहीं है यहां पर। डिवाइड ऑफ का मतलब यहां पर एब्सेंट है नहीं। यही एक ड्रॉबैक था इनके एक्सपेरिमेंट का, और बाद बाकी का डिट्टो एक्सपेरिमेंट सही था, ठीक है। तो यहां से भाई ओपन हेल्डन को भी नहीं पता था कि यार ये मतलब ऐसा हो जाएगा। उन्होंने थ्योरी तो दी थी, एक थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था मिलर साहब ने। जब मिलर का पेपर छपा, ठीक है, तो भाई लहर दौड़ गई। इसका मतलब ओपन हेल्डन साहब की थ्योरी काफी हद तक सही थ्योरी है भाई, उन्होंने अपनी थ्योरी में जो बातें कही काफी हद तक सही है।
उन्होंने अपनी थ्योरी में जो भी बातें कही है काफी हद तक सही है। काफी हद तक सही क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो जो प्रोडक्शन की थी अपनी थ्योरी के अंदर, वो सारी प्रोडक्शन उनकी यहां पर उन्होंने मतलब उसको रिप्रेजेंट करिया। बस हाँ, डिवाइड ऑफ यूवी लाइट एक्सरेज इनके एक्सपेरिमेंट में नहीं थे, ठीक है। बाद बाकी मतलब उनको ओपरेन हेल्डन को भी नहीं पता था कि इनकी थ्योरी इतनी सटीक बैठेगी, ठीक है। तो बस इस एक्सपेरिमेंट के बाद ओपरेन हेल्डन की थ्योरी और फेमस हुई, ठीक है। तब ओपरेन हेल्डन को लगा हाँ भाई हम भी कुछ हैं, इसका मतलब हमने सही बोला, यानी हमारा प्रोडिक्शन सही बैठा। तब उन्होंने भी कुछ और कोशिश की। अब बात क्या आई? ये बात आई, ठीक है, ये समझ में आ गया कि ओपरेन हेल्डन ने कहा था कि कुछ प्रोटोबायोन्ट्स बने, कुछ प्रोटोबायोन्ट्स बने जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये प्रोटोबायोन्ट्स क्या थे? क्या थे प्रोटोबायोन्ट्स? तो अब सारी कहानी चलेगी प्रोटोबायोन्ट्स के ऊपर। तो ओपरेन हेल्डन ने कहा लाओ और हम ही ढूंढते हैं प्रोटोबायोन्ट्स क्या थे। तो ओपरेन हेल्डन ने भी कुछ काम किया, ओपरेन साहब ने। उधर एक फ्लोरिडा के अंदर सिडनी फॉक्स थे, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट थोड़े पॉपुलर भी हुए, वो दिखाता हूं मैं। अब प्रोटोबायोन्ट्स की खोज हो रही है। प्रोटोबायोन्ट्स क्या थे? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चल रहा है अब, ठीक है। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब है भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब इन्होंने बताया कि ये प्रोटोबायोन्ट्स का मतलब है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात आएगी। तो ये तो कहा था प्राइमरी एबायोजेनेसिस, पहले एबायोजेनेसिस हुई देन बायोजेनेसिस हुई, यही तो ओपरेन हेल्डन ने कहा। तभी उसकी थ्योरी का नाम पड़ा प्राइमरी एबायोजेनेसिस या केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल के थ्रू बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है या प्रोटोबायोन्ट्स बने। तो अब प्रोटोबायोन्ट्स क्या थे? तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में उन्होंने बताया कि भाई उस समय आदि सागर था, ठीक है। हाँ, आदि सागर था, बहुत बड़ा समुद्र था। आदि सागर का मतलब समुद्र था। बहुत बड़ा समुद्र था, आदि सागर था। यस। समझ रहे हो ना? हाँ। अब यहां पर धीरे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हुआ क्या? एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। धीरे धीरे छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल एग्रीगेट होने लगे, मिलने लगे। ये क्या हो रहा है? एग्रीगेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। इन्हीं ये समझ में आया कि वो क्या रहा है? एग्रीगेशन ऑफ बायोमॉल। धीरे धीरे बायोमॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? एग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रोटोबायोन्ट्स बने, प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल है एक तरीके से। मतलब जो प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल कह सकते हो, एग्रीगेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल या प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल। जैसे प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल में मैंने बताया ना, इसमें अमाइनो एसिड होंगे, इसमें सिंपल शुगर होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, एटसेट्रा कर देता हूं। धीरे धीरे इनका क्या हुआ? एग्रीगेशन चालू हो गया, ठीक है। इसमें आरएनए आया होगा, डीएनए तो बात, मतलब ये तो कंफ्यूजन रहा, क्या आया? न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड लिख दिए, चलो ठीक है, एटसेट्रा। धीरे धीरे प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल बनने लगे जो आगे जाकर के
कह सकते हो प्रोटोबायोन्ट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। इनसे क्या बने होंगे? प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स। अगर प्रोटोबायोन्ट्स की बात करते हैं तो प्रोटोबायोन्ट्स जो स्टडी हुई थी, जिसको प्रोटोबायोन्ट्स नाम दिया, क्योंकि दो साइंटिस्ट फेमस हुए थे, एक तो ओपरेन साहब, इन्होंने क्वाइसरवेट नाम दिया प्रोटोबायोन्ट्स को। एक सिडनी फॉक्स, फ्लोरिडा के रहने वाले थे, इन्होंने माइक्रोस्फीयर नाम दिया प्रोटोबायोन्ट्स को। तो प्रोटोबायोन्ट्स अकॉर्डिंग टू जो थ्योरी थी उसके हिसाब से हम क्वाइसरवेट्स को भी प्रोटोबायोन्ट्स बोल सकते हैं और हम माइक्रोस्फीयर को भी प्रोटोबायोन्ट्स बोल सकते हैं। तो अंतर क्या होता है क्वाइसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर? ठीक है, तो ओपरिन साहब ने क्या काम किया? ओपरिन साहब ने कुछ पॉलीसैकेराइड लिए। भाई ओपरिन का एक्सपेरिमेंट अलग था। ओपरिन साहब ने कुछ पॉलीसैकेराइड्स लिए, ठीक है, हाँ, और प्रोटीन्स लिए साथ में, ठीक है, हाँ। लार्ज प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर के अच्छे से हीट किया, समझना। ओपरिन साहब ने लार्ज प्रोटीन लिए, प्लस पॉलीसैकेराइड, इनको अच्छे से हीट किया। हीट करने पर स्लाइड पर ड्रॉप डाली, फिर माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे, इनको क्वाइसरवेट नाम दिया। क्या नाम दिया इनको? क्वाइसरवेट्स। इनको क्वाइसरवेट्स नाम दिया। और ध्यान से देखोगे इन क्वाइसरवेट्स के अंदर यहां पर ये सिंपल मेटाबॉलिज्म शो कर रहे थे, सिंपल मेटाबॉलिज्म। मतलब एक तरीके से टूट रहे थे, जुड़ रहे थे, टूट रहे थे, जुड़ रहे थे, बबल्स थे, जुड़ के बड़ा बबल्स बना रहे थे, फिर टूट रहे थे, बड़ा बबल्स। समझ रहे हो? तो मेटाबॉलिज्म में ये तो होता है, बनती है चीजें, टूटती हैं, बनती हैं, टूटती हैं। हाँ, लिपिड बाइलेयर यहां नहीं थी, लिपिड का कोई कंसेप्ट नहीं था, लिपिड एब्सेंट है। लिपिड बाइलेयर यहां नहीं है, लिपिड बाइलेयर यहां पर नहीं है, इनको देखने को नहीं मिला लिपिड बाइलेयर, ये सामने है। जबकि अगर मैं बात करता हूं सिडनी फॉक्स, तो सिडनी फॉक्स ने वही इनका भी एक्सपेरिमेंट देखा, ठीक है, इन्होंने थोड़ा चेंज की स्ट्रेटजी, ठीक है, इन्हें प्रोटीनॉइड्स यूज किए। ऐसे इन्होंने प्रोटीन लिए थे ना, तो इन्होंने प्रोटीन को पहले हाई टेम्परेचर पर खूब खूब खौलाया। जब कई प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर आप खौलाते हो तो वो एक एक कोलाइडल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको प्रोटीनॉइड्स बोलते हैं। तो इन्होंने प्रोटीनॉइड्स लिए, प्रोटीन की जगह क्या लिए इन्होंने? पहले से प्रोटीनॉइड्स लिए। इन्होंने क्या किया? प्रोटीनॉइड्स लिए। इसमें कुछ लिपिड के ड्रॉपलेट डाल दिए, लिपिड डाल दिया इसमें। लिपिड के डालते ही इन स्ट्रक्चर के अराउंड लिपिड बाई लेयर बन गई। वाह, ये तो चाह रहे थे वो, यानी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गए। लिपिड बाई लेयर का मतलब है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गए, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गए, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गए, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गए। जैसे लिपिड डाला उन्होंने, मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर बनने चालू हो गए। ये लिपिड मेम्ब्रेन यहां पर शो हो रही थी, यानी आपसे कहा जाएगा माइक्रोस्फीयर में लिपिड मेम्ब्रेन मिलती है, यस, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट थी यहां पर, वहां नहीं थी, यहां प्रेजेंट थी। यानी एक चीज समझ में आ रही है कि यार कुछ ऐसा ही तो हुआ होगा भाई, लिपिड बाइलेयर ऐसे ही बनी होगी, ठीक है, इस तरीके के मॉलिक्यूल बने होंगे। मतलब इनकी बातों से समझ में आ रहा है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बने होंगे जिनमें आगे जाकर के सेल का निर्माण किया, ठीक है। बस समझ में ये नहीं आया कि पहले आरएनए आया, डीएनए आया। तो यहां प्रतिस्पर्धा थी कि कई साइंटिस्टों ने कहा भी पहले आरएनए आया होगा, फिर कई ने कहा नहीं डीएनए पहले आया होगा, और ये फिर बाद में जाके प्रूफ हुआ कि पहले आरएनए आया फिर डीएनए आया। यानी फर्स्ट कौन आया था? आरएनए, फिर कौन आया? डीएनए। इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, कुछ एविडेंस तो मैंने भी आपको बताया बायोमोलिक्यूल के अंदर। मैंने बताया आरएनए में राइबोस शुगर होती है, और राइबोस शुगर का अगर डीऑक्सीजनेशन कर दोगे तो डीऑक्सी राइबोस शुगर बनेगी। आरएनए के अंदर अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करता हूं तो आरएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस में यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थाइमिन होती है। अंतर क्या है? ठीक है, यूरेसिल का मिथाइलेशन अगर कर दिया जाए तो थाइमिन बन जाता है। यानी यूरेसिल और थाइमिन में सिर्फ मिथाइलेशन का अंतर होता है। यानी पहले आरएनए आया होगा, यानी यूरेसिल, उसका मिथाइलेशन हुआ होगा, फिर क्या बना होगा? डीएनए बना होगा। ये भी प्रूफ करता है।
तीसरी बात, पहले जो मॉलिक्यूल बने होंगे वो अनस्टेबल होंगे, बाद में स्टेबल बने होंगे, तो आरएनए अनस्टेबल होता है जबकि डीएनए स्टेबल होता है, ये भी ठीक है। चौथी बात कि आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव भी कर लेता है जबकि डीएनए एंजाइम की तरह बिहेव नहीं करता है। स्टार्टिंग में कैटालिटिक एक्टिविटी वाले मॉलिक्यूल होंगे और आरएनए यानी राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो भाई ये कई चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि पहले आरएनए आया फिर डीएनए आया, इसने आगे जाकर के जेनेटिक मटेरियल का काम किया, इसने इस तरीके से बाइलेयर मेम्ब्रेन बनाई होगी, इन्होंने इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए होंगे जिनसे कुछ सेल जैसे स्ट्रक्चर बने होंगे। ये थे प्रोटोबायोन्ट जिन्होंने एक्चुअल में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में एंट्री मारी होगी, मतलब प्रोकैरियोट सेल बनाने में एंट्री मारी होगी। ये समझ में आया नहीं आया इनकी थ्योरी? बेसिक बेसिक बहुत बेसिक बेसिक बात है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। क्लियर। अब प्रोटोबायोन्ट्स की बात करता हूं तो प्रोटोबायोन्ट्स से क्या बने होंगे आगे जाकर के? भाई ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट हुआ होगा। तो ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट कैसे हुआ होगा समझो, इसकी भी कहानी है पूरी। तो ये तो समझ में आ गया कि लगभग 3 बिलियन ईयर अगो, 3.0 बिलियन ईयर एगो। 3.30 बिलियन ईयर एगो क्या बने थे आप बोलोगे? नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर लाइफ। नॉन सेलुलर लाइफ कब आई थी? 3.0 बिलियन ईयर एगो। और इसके बाद लाइफ कैसी आई? सेलुलर लाइफ आई 2.0 बिलियन ईयर एगो। सेलुलर लाइफ आई। ठीक है, समझ में आ गया। नॉन सेलुलर लाइफ का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। यानी यहां हम बात कर रहे हैं प्रोटीन, यहां बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, या हम बात कर रहे हैं आरएनए एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है, तभी तो कहा कि भाई लाइफ तो क्रिएट हो रही है पर नॉन सेलुलर लाइफ। फिर सेलुलर लाइफ की बात आती है, तो सेलुलर लाइफ का भाई आप समझ गए 2 बिलियन रहेगा। सेलुलर लाइफ में कौन आए थे? मतलब यहां हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की। प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है। तो प्रोकैरियोट का मतलब है बैक्टीरिया आए होंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले कीमो हेट्रोट्रॉफ आए होंगे, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ आए होंगे, फिर फोटो सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ आए होंगे, फिर मेन फोटो ऑटोट्रॉफ आए होंगे। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कौन आए होंगे यहाँ पर प्रोकैरियोट में? नंबर 1 कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो हेट्रो। फिर कौन आए होंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ। भाई जरूरत ही आविष्कार की जरूरत होती है। पहले ये एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनका जो फर्मेंटेशन होता था, ठीक है, उससे एनर्जी लेते थे। भाई मेन एनर्जी का खेल है सारा का सारा। ये क्या इनका एनर्जी सोर्स क्या था? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उससे क्या बनती थी? एनर्जी। ठीक है, जब तक चलता रहा ठीक है, जब ये खत्म हो गया ऑर्गेनिक कंपोनेंट तब इनको एनर्जी खुद बनानी थी। ठीक है, फिर बने कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो कीमो हाइड्रोट्रॉफ से कौन बने? कीमो ऑटोट्रॉफ।
कीमो ऑटोट्रॉफ कौन थे? जो केमिकल रिएक्शन करना जानते थे। यस, जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एनर्जी लेते थे। ठीक है, तो ये क्या काम करते थे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये मेन एनर्जी का सोर्स था इनके लिए। ठीक है, धीरे धीरे अब इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है आयरन बैक्टीरिया, आप जानते भी होंगे आयरन बैक्टीरिया। और इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, प्लांट्स ने अपने सॉरी इन बैक्टीरिया ने अपने अंदर पिगमेंट्स डेवलप कर लिए, यानी सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ आ गए। सिंपल फोटो ऑटो सॉरी सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, हाँ सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ, सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ। तो यहां पर क्या हो गया था? डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट्स स्टार्ट हो गया था। पिगमेंट्स का डेवलपमेंट चालू हो गया था सिंपल फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर, पहला। ठीक है, और इन्होंने H2S स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। यूज लाइट एनर्जी। भाई जरूरत ही आविष्कार की जरूरत नहीं होती है भाई, पहले एनर्जी से मिल रही थी, फिर एनर्जी से मिल रही थी, अब लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है समय के हिसाब से। और लाइट एनर्जी के लिए आप जानते हो फोटोसिंथेसिस के अंदर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। भाई प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट करना है, एटीपी बनानी है, तो हाइड्रोजन आयन चाहिए। ठीक है, तो इनके पास जैसे इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया का सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या था? सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है सिंपल टाइप की, वहां पर H2O के टूटने से नहीं बनता, H2S। यस, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन, H2S। तो H2S टूट रहा है, यानी एटमॉस्फेयर में अभी भी ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। यहां पर अभी भी क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑक्सीजन है ही नहीं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यहां तक। लेकिन हाँ, एक डेवलप स्टेप बाय स्टेप क्या, पिगमेंट स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद आया साइनोबैक्टीरिया का जमाना। साइनोबैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, बस साइनोबैक्टीरिया ने क्या काम कर दिया? इसने H2O को यूज करना चालू कर दिया। सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन था वो H2O था। H2O के टूटने से, समझना सारा खेल H2O को था। ठीक है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन यहां पर क्या था? सोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या था? H2O। यानी यहां पर उन्होंने दो H2O के मॉलिक्यूल तोड़े। ठीक है, तो एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल गया, इनको मिल गया, प्लस चार इनको हाइड्रोजन आयन मिल गए। यानी जैसे ही इन्होंने, भाई साइनोबैक्टीरिया का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या ले लिया? H2S की जगह H2O ले लिया। जैसे ही इन्होंने H2O को तोड़ना चालू किया, एटमॉस्फेयर में कौन आ गई? ऑक्सीजन। यानी यहां पर क्या चालू हो गया? अब तो एरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, यस, यहां से एटमॉस्फेयर में ये इन्होंने क्या स्टार्ट किया? रिलीज ऑक्सीजन, या पहली बार रिलीज ऑक्सीजन। इन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज की थी। यानी जो एटमॉस्फेयर पहले एनारोबिक था, यानी टोटली रिड्यूसिंग था, अब इनके आने की वजह से कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। यस, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया। साइनोबैक्टीरिया ने खेल
चेंज कर दिया, बहुत तगड़ा खेल कर दिया साइनोबैक्टीरिया ने तो, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया ने क्या काम किया, ठीक है, इन्होंने भाई 2 H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ा, तो क्या बन गया, यहां पर 4 हाइड्रोजन आयन मिल गए जो एनर्जी बनाएंगे, एटीपी इसी से बनेंगे, एटीपी, एटीपी बनाने के लिए प्रोटोमोटिव फोर्स, और ऑक्सीजन कहां रिलीज हो गई, रिलीज इन एटमॉस्फेयर। और कैसा एटमॉस्फेयर हो गया, रिड्यूसिंग की जगह ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। बस रिड्यूसिंग कह रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया यहां से, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने खेल करना चालू किया, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई, जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन ने पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दिया, इस ऑक्सीजन ने पूरे एटमॉस्फेयर को बदलना चालू कर दिया। इस ऑक्सीजन ने, भाई एटमॉस्फेयर में मीथेन थी, ये तो आपको पता है ना, स्टार्टिंग में मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन था, तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी मीथेन थी, समझना, मानो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ऑक्सीजन के, CH4 लेते हैं, मीथेन, तो ये मीथेन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ गए, 4 हैं, 2 H2O कर दो, कार्बन कितने हो गए, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, तो 4, ठीक है। यानी इस ऑक्सीजन ने मीथेन को, क्वेश्चन आएगा आज के, बड़ा गजब क्वेश्चन बनता है, आज के एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो किस गैस के रिप्लेसमेंट से बनी है, ठीक है। तो पुराने एटमॉस्फेयर में आपको पता है भाई, पहले के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर मीथेन थी, ये तो पता है, और आज के एटमॉस्फेयर में CO2 है, तो ये CO2 आई कहां से है, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मीथेन, मीथेन के रिप्लेसमेंट से आई है। बहुत तरीके समझना, कंसेप्ट समझना, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेता हूं, भाई पहले के एटमॉस्फेयर के अंदर अमोनिया थी, भाई अमोनिया के रिप्लेसमेंट से नाइट्रोजन बनी, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के ले लेता हूं मैं, NH3 रिप्लेसमेंट कर दो, भाई आगे क्या बनेगी, नाइट्रोजन बनेगी, आज के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, प्लस नाइट्रोजन आ गई, प्लस H2O कर दो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 5 6 7 12 12, 6 दूनी 12, 6 कर दो, ठीक है। यानी यहां पर 6 H2O के मॉलिक्यूल बन गए, नाइट्रोजन कितनी जरा बताओ, नाइट्रोजन 4 है, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कर दो, अब देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, 6 6 6, ठीक है। यानी आज के जमाने में जो नाइट्रोजन है किसके रिप्लेसमेंट से बनी है, आप बोलोगे सर ये तो अमोनिया के रिप्लेसमेंट से बनी है, अमोनिया ने नाइट्रोजन बनाया, मीथेन ने CO2 बनाया, ये कब बना, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई, और बची हुई ऑक्सीजन क्या काम की, इस ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, यस, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बन गई ओजोन, O3, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6, 2 मॉलिक्यूल बना, और बन गई ओजोन, और जैसे ही ओजोन बनी, पूरी अर्थ एक प्रोटेक्टिंग, ओजोन ने क्या काम कर दिया, ओजोन के बनते ही एक प्रोटेक्टिंग फील्ड जनरेट हो गया, अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग फील्ड जनरेट हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशन थी वो नीचे आना रुक गई, ठीक है, और पूरी पृथ्वी ऐसी बन गई जो कि मानो कि पूरा सहेज दिया हो कि भाई अब तुम जीवन पनप सकता है यहां पर, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन आ चुकी थी, ओजोन की वजह से प्रोटेक्टिंग शील्ड बन गया था, तो अंदर पूरी ऐसी फेवरेबल कंडीशंस थी जो जीवन के पनपने के लिए, बनने के लिए रिक्वायर्ड थी। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, ओजोन लेयर, यस, O3 ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इस तरीके से चीजें बनी, इस तरीके से प्रोकैरियोट बने, यूकैरियोट तो एक घटना थी, ठीक है, प्रोकैरियोट बन गए, अब यूकैरियोट तो बन ही जाएंगे, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंस तो आपको पता ही है, ठीक है। भाई यूकैरियोट के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, लगभग 1.5 बिलियन ईयर अगो यूकैरियोट बन चुके थे। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट, ये एनसीईआरटी यानी दे रखा, आगे दे रखा है लास्ट में,
1.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये एक एक्सीडेंटल घटना है कि भाई प्रोकैरियोट तो थे ही हमारे पास। ठीक है, समझना, धीरे धीरे इन्होंने अपने अंदर एक मेम्ब्रेन बनाना चालू कर दी जेनेटिक मिडल के अराउंड। अभी बन रही है, मतलब बनी नहीं है, बन रही है, धीरे धीरे बन रही है। बन रही है। साथ में इन्होंने एक घटना और कर ली, इन्होंने एक दूसरे बैक्टीरिया को खा भी लिया। समझना मेरी बात, ये एनारोबिक प्रेडेटर थे। एनारोबिक प्रेडेटर कह सकते हो, प्रेडेटर का मतलब जो खा लेने वाले। तो ये एनारोबिक प्रेडेटर थे, इन्होंने एक बैक्टीरिया को खा लिया। एनारोबिक प्रेडेटर है, इन्होंने मुंह फाड़ करके एक बैक्टीरिया को खा लिया और धीरे धीरे इनका न्यूक्लियस बन ही रहा था। मतलब एक एक्सीडेंटल घटना है समझ लो। न्यूक्लियस बन गया इनका। मुंह फाड़ा इन्होंने, समझना। और बाहर बेचारा एक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया था, नॉर्मल बैक्टीरिया। नॉर्मल बैक्टीरिया था, जिस बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था। अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के पास था। बस इसको जैसे ही खाया इन्होंने, समझना, इसको जैसे ही खाया इन्होंने, तो इन दोनों ने मिलकर के एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन किया कि भाई मैं तुझे एनर्जी दूंगा, तू मुझे रहने को जगह दे। समझना, तो आगे जाकर के इनसे बनी एनिमल सेल, क्योंकि इस बैक्टीरिया ने जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था। अब तो ये सेल बन गई, न्यूक्लियस बन गया। साथ में अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इसने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया अंदर जाकर के, दोनों ने एक रिलेशनशिप मेंटेन कर ली ना, माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया इसने अंदर जाकर के, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसके पास भी डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छा एग्जांपल है सेल विद इन सेल का। ठीक है, सेल विद इन सेल, यहां से क्या बन गई, एनिमल सेल। ये बन गई एनिमल सेल, ये न्यूक्लियस बन गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से एनिमल सेल का फॉर्मेशन हुआ एक एक्सीडेंटल, और ऐसी प्लांट सेल बनी। इसी एनिमल सेल ने सेम इस बार यही हरकत की और एक ब्लू ग्रीन एल्गी को खा लिया। इसने इस बार ब्लू ग्रीन एल्गी को खाया। इस बार इसने एक गलती और कर दी, मुंह फाड़ा। संतुष्टि नहीं मिली थी इसको, भाई मैं और खाऊंगा। न्यूक्लियस इसके अंदर बन चुका था, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर बन चुका है। अब ये क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट बनेगा। ये अंदर पिगमेंट है, ये क्या है, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। इसने साइनोबैक्टीरिया को फिर से खाया। जब इसने साइनोबैक्टीरिया को खाया ना, तब जाकर के बनी थी प्लांट सेल। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर बहुत प्यारा एग्जांपल है, सेल विद इन सेल का दो एग्जांपल हैं। एक तो प्लांट सेल के पास डीएनए तो है ही इसके पास अपना खुद का,
डीएनए के साथ इसके अलावा इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी आ गया और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास है। यानी इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एनर्जी बनाने की कैपेबिलिटी भी है, अपना खुद का न्यूक्लियस भी है, और क्लोरोप्लास्ट इसने बना लिया अपने अंदर, क्लोरोप्लास्ट बना लिया इसने अपने अंदर। और ये बन गई प्लांट सेल। कुछ इस तरीके से एक्सीडेंटल चीजें हुई हैं नेचर के अंदर, जिससे प्लांट सेल बनी, फिर आगे जाकर के सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर एनिमल बने। ठीक है, जैसे पहला मल्टी सेलुलर एनिमल क्या था, पॉरीफेरा। ठीक है, सारे सेल ने मिलकर के अलग अलग काम करने चालू किए, पॉरीफेरा बने, मतलब इस तरीके से एवोल्यूशन चालू हो गया। ये एक घटना थी आपके सामने, मैंने घटित कर दी, और इससे जाकर के आपके एवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। यानी यहां इस तरीके से जाके चीजें बनी है लगभग 1.5 ईयर है। ये पूरी ओरिजिन ऑफ लाइफ की कहानी मैंने यू कैरियोट तक की बता दी। ये नॉर्मल बैक्टीरिया है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बैक्टीरिया थे, नॉर्मल बैक्टीरिया भी थे, इनके पास क्लोरोफिल नहीं था, इनके पास क्लोरोफिल था। सिंपल सी बात है। जिनके पास क्लोरोफिल नहीं था उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का काम किया, जिनके पास क्लोरोफिल था उन्होंने क्लोरोप्लास्ट बना लिया अंदर जाकर के। सिंपल सी बात है। अब बताओ, कोई डाउट? ये एक घटना है, प्रिडिक्शन है, जो लेनिंजर नेल्सन कॉक्स ने बोली है। ठीक है, ठीक है, लेनिंजर नेल्सन कॉक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी घटना घटित हुई होगी जो एक प्लांट सेल और एनिमल सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस बेस पर बोला? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी के पास होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, जो एक बैक्टीरिया के पास होता है। ठीक है, तो सेल विद इन सेल के बड़े अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। तो ये घटना बताती है कि यार ऐसे एवोल्यूशन हुआ है। अब बताओ, आई या नहीं आई? सर ये दुनिया कौन चला रहा है, प्लीज बताओ बेटा। यही तो क्वेश्चन है जो हर इंसान को अपने से करना चाहिए, और उसको ढूंढना भी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, ये चीजें चल कैसे रही हैं, मतलब हो क्या रहा है। खाली लाइफ मतलब यही, मतलब अर्थ पर नहीं है यार लाइफ, ना जाने कितने प्लेनेट पर लाइफ होगी। वो लाइफ कैसी होगी? क्या हमसे भी एडवांस है? लाइफ का मतलब जीवन, जीवन मनुष्यों की फॉर्म में नहीं हो सकता, कीड़े मकोड़ों की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, मतलब लाइफ किसी भी रूप में हो सकती है, पर लाइफ है। दुनिया अजीब है यार, ये बहुत चीजें हैं। मैं अब तो दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं अर्थ की, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। सोचो पूरा यूनिवर्स कैसे चल रहा है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है पूरा का पूरा। वो कौन सी शक्तियां हैं जो उस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं? तुम सोचो एक मिनट जरा, कि एक सोलर सिस्टम जिसमें प्रॉपर सन है, उसके अराउंड बिना डिस्टरबेंस के साथ सारे प्लेनेट रोटेट कर रहे हैं, और ऐसे 1000 सोलर सिस्टम, मतलब हजारों सोलर सोलर सिस्टम मिलकर के जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें घूम रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में घूम रहे हैं, मतलब कोई टकरा नहीं रहा किसी से, सोचो। और ऐसी इंफिनिटी गैलेक्सियां जो टकरा नहीं रही है किसी से, बहुत सिस्टमेटिक वे में सधी हुई हैं। कौन है? ब्रह्मांड जो वैक्यूम, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वहां सब चीजें टिकी हुई हैं यार, एक सिस्टमेटिक वे में चीजें हैं। अब ये तो दिख ही रहा है ना, इतना तो हम समझ ही पा रहे हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी है, ये तो हमें अपनी गैलेक्सी के बारे में पता ही है। इतना भी पता है कि हमारी गैलेक्सी ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, इतना पता कर लिया। अंतरिक्ष यात्री ऊपर से आके देख रहे हैं कि अर्थ कैसी दिख रही है, दूसरे प्लेनेट कैसे हैं, क्या कैसे दिख रहा है। तो चीजें ऐसा नहीं है कि हवा में बादल चल रही हैं, ये चीजें हैं। पर ये चीजें हैं तो जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही है वो भी हैं। यस, हमारी इमेजिन से बिल्कुल बियॉन्ड है यार, हम सोच भी नहीं पाएंगे। बट कुछ है जो हम सबको चला रहा है। फॉर्म्स अलग अलग होंगी, जो भी है, मतलब कुछ है, कोई एनर्जी है जिसको साइंटिस्ट कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। हम अपनी आध्यात्मिक लैंग्वेज में इसको
ठीक है, आप सोल बोलो, आत्मा बोलो, मतलब जो भी बोलना चाहो बोलो, ठीक है। स्मॉल सोर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है, जो हमें रन कर रहा है। ऐसे ही वो कॉस्मिक एनर्जी हर जीव के अंदर है, उसका लार्ज सोर्स यूनिवर्स ब्रह्मांड में है। ये चीज पुराने लोग जानते थे, मतलब पहले के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, तभी तो मिस्र के पिरामिड उसी पर तो बेस्ड हैं। तभी तो इंसान को उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाए गए बेटा। ये चीजें मतलब देखो, सबका बेस एक ही है, मतलब सबके अंदर कॉस्मिक एनर्जी है, सब उस बड़ी कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है। रूट सबके अलग अलग हैं, कोई किसी तरीके से कनेक्टेड है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके, पर जुड़े सब वहीं से हैं, चल वहीं से रहा है। नाम कुछ भी बोलो, पर है सब एक ही। चलो, ये पूरी कहानी हो गई भाई। इंटरस्टेलर मूवी देखी तो नहीं है मैंने, सुना है इंटरस्टेलर मूवी, मतलब छोटे पे मूवी देखता था, बाद में तो फिर इतना बिजी हो गया, मूवी नहीं देखी। बट हाँ, ये कुछ अच्छी मूवीज होती हैं, वो प्रिडिक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। अब आ जाओ, चलो ये तो कहानी थी, मतलब कहानी का मतलब जो साइंटिस्टों के प्रिडिक्शन थे। अब बात आती है, जैसे मैं हूं, मैं तुमसे ही कह रहा हूं कि तुम एक बहुत अच्छे, मतलब मान लो पैलेंटोलॉजिस्ट हो, तुम जीवाश्मों पे काम करते हो। एक तुम्हारा दोस्त है जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पर काम करता है, एक तुम्हारा दोस्त है एम्ब्रोलॉजी पर काम करता है, एक तुम्हारा दोस्त है फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पे काम करता है। तुम सबको बुलाया मैंने और तुमसे पूछा, तुम बताओ तुम्हारे अनुसार जीवन कैसे बना। भाई ये तो अर्थ साइंटिस्टों ने बात की, अब कुछ एविडेंस मिल रहे हैं हमें इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। तो पैलेंटोलॉजी अपने हिसाब से अलग बोलती है, ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी अपने हिसाब से अलग बातें करती है, एम्ब्रोलॉजी अपने हिसाब से अलग बातें करती है, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री कुछ अलग बातें करती है। इनको समझना है हमें, जिसमें यहां से वन क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल आता ही आता है, ठीक है। लगभग लगभग हर साल आ रहा है वन क्वेश्चन, 100% लगभग लगभग आता ही आता है, ठीक है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी से। तो आज का टारगेट रख रहा हूं मैं पैलेंटोलॉजी। फिर ये जो पार्ट है ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पैलेंटोलॉजी समझ लो आज, ठीक है। पैलेंटोलॉजी क्या कहती है? पैलेंटोलॉजी का मतलब है फॉसिल साइंस। फॉसिल देखा होगा, पुरातत्व विभाग होता है, ठीक है, फॉसिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। फॉसिल होता क्या है? फॉसिल कैन बी डिफाइंड एज द रिमेन्स और ट्रेस्ड ऑफ द नॉन डिग्रेडेबल पार्ट ऑफ एंशिएंट लिविंग थिंग्स फाउंड विद इन रॉक्स लाइफ, ठीक है, प्रिजर्व्ड इन अर्थ क्रस्ट। जैसे लोग पहले खत्म हो जाते, देखा होगा ना आपने, डायनासोर्स के फॉसिल मिल रहे हैं हमें, जो नॉन डिग्रेडेबल पार्ट हैं, ठीक है। यहां तक कि डायनासोर्स के हमें पॉटी भी मिली है, बहुत बड़ी बड़ी फॉसिलाइज हुई पॉटी। पॉटी का मतलब है, उनको उनको टर्म यूज करते हैं कॉप्रो कॉप्रोलाइट्स, ठीक है, हाँ। तो उसके साइंटिस्ट अलग होते हैं, वो उसके हिसाब से पूरा डिजाइन कर देते हैं डायनासोर किस टाइप का था उस जमाने में, उसका शेप क्या था, क्या खाता था, गट कैसी थी, हाइट कैसी थी, मतलब वो अपना साइंस है अपनी, भाई जबरदस्त साइंस है। डिस्कवरी पे दिख रहा था एक दिन मैंने, ठीक है, कॉप्रोलाइट्स के बेस पर भी पता लगा लेते हैं। तो फॉसिल बॉडी के जो हार्ड पार्ट होते हैं, जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता, या साइबेरिया में देखा होगा आपने, वुली मैमथ मिला था। वुली मैमथ एक बहुत बड़ा हाथी, बहुत बड़ा हाथी डायनासोर्स के युग का मैमथ, ठीक है। क्योंकि साइबेरिया में क्या थी, बहुत ज्यादा बर्फ थी, तो वहां डिग्रेडेशन नहीं हुआ, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती नहीं है, डिग्रेडेशन नहीं हुआ, तो उसका पूरा कंकाल मिला था, मतलब फुल्ली एकदम, मतलब लग रहा था भाई ये क्या है। सोचो ये ऐसा था तो कैसे दैत्य हुआ करते होंगे उस जमाने में। यस, हम उसी धरती के प्राणी हैं, ठीक है। समझ में आया? हाँ, अचानक से अवतरित नहीं हुए, इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि एविडेंस मिल रहे हैं हमें भाई। कोई चीज यूं ही नहीं बनी, ठीक है, हमें अपने पूर्वजों के एविडेंस मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ये पैलेंटोलॉजी तो बहुत तगड़ा एविडेंस देती है। हम कैसे बने, ह्यूमन इवोल्यूशन इसी पर बेस्ड है, पैलेंटोलॉजी के ऊपर, फॉसिल साइंस के ऊपर, क्योंकि इन सबके फॉसिल मिले हैं हमें, ठीक है। और हम फॉसिल से हम एज भी पता कर सकते हैं, कौन सा फॉसिल कितना पुराना है। यस, ठीक है। तो फॉसिल कैन बी डिफाइंड एज द रिमेन्स, समझ में आ गया? फॉसिल तीन तरीके की रॉक्स में मिलते हैं। ये तो सेडिमेंट्री रॉक होती है, मैक्सिमम फॉसिल इसी के अंदर मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। तीन टाइप की रॉक हमारे देखने को मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स।
तो मोस्टली फॉसिल हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ये तो इग्नियस है, ठीक है, मैग्मा निकलता रहता है, तो जो मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो जो जीव जंतु यहाँ रह रहे होते हैं दब जाते हैं, पर इसमें बहुत अच्छे फॉसिल नहीं मिलते, ठीक है, इसमें भी मिलते हैं। ये है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक। जो बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं ना, कैसे बनते हैं पहाड़? जैसे नीचे प्लेट्स होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, जब वो खिसकती हैं तो दो मतलब अर्थ की क्रस्ट आपस में फ्यूज हो जाती है, एकदम फ्यूज होने से ये ऐसे उठ जाते हैं बाहर, जैसे मानो ये जो प्लेट्स होती हैं, ये अर्थ की एक क्रस्ट है, ये दूसरी क्रस्ट है। जब ये आपस में प्लेट्स की खिसकने से मर्ज होती हैं, तो ये बीच में इस तरीके से ऐसे 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 पहाड़ बन जाते हैं, ये फ्यूज हो गई, ये पहाड़ बन गए ऐसे। तो ऐसे ही हिमालयाज बने हैं, ऐसे ही एवरेस्ट चोटी बनी है, इसी तरीके से जितने भी आपने ये देखे होंगे ना, आपने अरावली हिल सुनी है आपने, जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक कनेक्ट करती हैं, और अरावली पे तो पंगा भी चल रहा था बहुत दिनों से, ठीक है, हाँ। जो कहीं ना कहीं भाई इन हिल्स की वजह से तो एटमोस्फेयर चेंज हुए। डेजर्ट हुआ करता था, बीच में ये अरावली हिल्स आ गई, तो उन्होंने डेजर्ट को उधर रोक दिया, इधर का एटमोस्फेयर अलग हो गया, उधर का एटमोस्फेयर अलग हो गया, इधर जीवन अलग तरीके से हो गया, उधर जीवन अलग तरीके से डेजर्ट वाला जीवन है। तो इनके भाई अर्थ पर ये चेंजेस होते रहते हैं। पहले अर्थ पेंजिया थी, पेंजिया का मतलब पूरी अर्थ जुड़ी हुई थी। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, पार्ट अलग अलग हुए, बीच में पानी आ गया, ऑस्ट्रेलिया अलग चला गया, ऐसे नहीं छोटे छोटे आइलैंड बन गए, ठीक है। फिर वहां पर एनिमल्स का ब्रीडिंग रुक गया, नई स्पीसीज बन गई, मतलब एक अलग ही कहानी है इवोल्यूशन की यार। इवोल्यूशन की किताबें आती हैं, एक से गदर किताबें आती हैं, ठीक है, हाँ यार, ओडम अपने एक से एक अलग गदर किताबें। एक एक चीज के एवोल्यूशन में चले जाओगे तो तुम्हारा मतलब अलग ही कहानी है, दुनिया ही अलग है वहां पर, ठीक है, बस तुम्हारे लेवल पे समझो। तो इस तरीके से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं, ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, ज्वालामुखी फटने से बनती हैं। तो फॉसिल हमें कहाँ मिलते हैं, मतलब पैलेंटोलॉजी की स्टडी कहाँ की जाती है, सेडिमेंट्री रॉक, ये सबसे बेस्ट रॉक होती हैं। इसमें क्या होता है, जिस युग की बात चल रही है उस युग के एनिमल वहां मर जाते हैं धरती की क्रस्ट पर, धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता है, और सेडिमेंटेशन होता है, लेयर्स बनती चली जाती हैं, लेयर्स बनती चली जाती हैं। तो हर लेयर एक युग की होती है। जब आप इनको कट करते हो रॉक्स को, तो लेयर्स के अंदर जो फॉसिल मिलते हैं, हम उन रॉक्स की एज पता करके उन फॉसिल की एज पता कर लेते हैं। मालूम पड़ जाता है भाई फॉसिल इतना पुराना है, ये मतलब जानवर किस टाइप के जानवर थे उस युग के अंदर, हम इनके बेस पर सारी बातें पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका होता है भाई, एज कैसे डिसाइड करोगे। तो एज ऑफ रॉक या फॉसिल भाई मेजर करने के लिए एनसीईआरटी ने एक ही टेक्निक का यूज किया है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक। रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक क्या करती है, सुनो, हम कोई जैसे रॉक का टुकड़ा लेते हैं, रॉक में मानो 1000 ग्राम कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और हर रेडियो एक्टिव की एक हाफ लाइफ होती है, जिसके अंदर वो आधा रेडियो एक्टिव और आधा नॉन रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। मानो इस एक हाफ लाइफ के अंदर, फर्स्ट हाफ लाइफ में रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव भाई 500 ग्राम रेडियो एक्टिव, 500 ग्राम नॉन रेडियो एक्टिव बन गया। अगली हाफ लाइफ में ये तो नॉन रेडियो एक्टिव हो गया बेकार, अगली हाफ लाइफ के अंदर अब 500 में से 250 ग्राम रेडियो एक्टिव, ये 250 ग्राम अगेन नॉन रेडियो एक्टिव। तो अगर आप किसी भी रॉक का छोटा टुकड़ा निकालोगे, उसमें देखोगे उस पर्टिकुलर एरिया में कितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं और कितने नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, उसका रेशियो निकाल करके आप रॉक की एज निकाल सकते हो। यस, जैसे रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फर्स्ट हाफ लाइफ में 1:1 का रेशियो होगा, सेकंड हाफ लाइफ में 1:3 का रेशियो होगा, ठीक है। बस आपने रेशियो कैलकुलेट करके पता लगा लोगे कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है, और हर चीज की एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ होती है। जैसे जैसे कार्बन की हाफ लाइफ कितनी होती है भाई, लगभग 5760 ईयर, ए सिंगल हाफ लाइफ। दो हाफ लाइफ डबल कर दो, ठीक है, तीन हाफ लाइफ, ठीक है। और आप जानते हो कार्बन अनस्टेबल C14 होता है, और ये कन्वर्ट किस में होता है, नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टेबल फॉर्म है, नॉन रेडियो एक्टिव है। ऐसे ही यूरेनियम की हाफ लाइफ मिलियंस ईयर होती है। यस, एक हाफ लाइफ के अंदर आप देखोगे यूरेनियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PV207 के अंदर। समझ, कन्वर्जन है ये रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव के। तो इन्हीं का रेशियो हम निकाल करके काफी हद तक पता लगा लेते हैं कि ये कितने पुराने फॉसिल हैं। वैसे आज के डेट में नई टेक्नोलॉजी आई है, एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR, मॉडर्न एंड मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक है, ठीक है, ये यूज करते हैं लेटेस्ट साइंटिस्ट। समझ में आया?
दिल्ली के सीएम कहते हैं अरावली हिल्स के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन आया। वो गधे हैं बेटा सारे के सारे लोग, क्योंकि अरावली हिल्स तो सदियों से हैं, पॉल्यूशन सदियों से नहीं है। ठीक है, अरावली हिल्स की वजह से तो बचे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने सारी अरावली हिल्स को बड़े बड़े जितने भी बिल्डर्स होते हैं ना उनको दे दिया है, बहुत तोड़ रहे हैं। ठीक है, डीएलएफ प्रिवाना बन रहा है, पूरी अरावली हिल्स तोड़ करके बनाया। सोचो इतने बड़े बड़े ब्रांड डीएलएफ के, ठीक है, वहां पूरा अरावली तोड़ करके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, रास्ते बना दिए सारे के सारे, मैं तो निकल के जाता हूँ, पूरा खत्म कर दिए पहाड़ सारे के सारे। पहले भाई रुके थे, स्टे लगा हुआ था। तो यही तो है, सब पैसे का खेल है बेटा, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं लोग, बस मैं यही कहूंगा, गलत है ये। ठीक है, नेचर के संग कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इंसान क्या कर रहा है ना, देखो दो चीजें होती है, या तो मैं नेचर के संग एडजस्ट कर लूं, ठीक है, वो करना नहीं है। ठीक है, तो कम से कम नेचर को छेड़ो तो मत, एडजस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो। ठीक है, तो जो हिल्स हैं काफी, मतलब अरावली हिल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब तो बहुत खत्म करते जा रहे हैं लोग, रास्ते निकालते आ रहे हैं, तो सब पैसे का खेल है भाई। चलो, ये इतना ही रखूंगा आज मैं। ठीक है, आज टाइम क्या हो रहा है, हाँ टाइम भी हो गया। ठीक है, तो एविडेंस हमने चालू कर दिए हैं। अगली क्लास नेक्स्ट वीक जो मेरी आएगी, अब एविडेंस जो बचे हैं वो थोड़े से ही है, मतलब मेन एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वाला एविडेंस है। ठीक है, तो एविडेंस के बाद हम चालू कर देंगे, हाँ एविडेंस के बाद एक चीज और बची हुई है, अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें मैं कराऊंगा आपको गैलापैगो आइलैंड की यात्रा। यस, गैलापैगो आइलैंड की यात्रा कराऊंगा, डार्विन के वीगल पर, एचएमएस वीगल पर बिठा करके लेके जाऊंगा। और पैरेलल मैं गैलापैगो आइलैंड के साथ साथ, ठीक है, मलाया आर्चिपेलागो, यस, वहां भी लेके चलूंगा आपको, और मस्ती करते हैं। ठीक है, टर्टल और टॉर्टोइस देखेंगे वहां बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो अगली वीक एक जबरदस्त जर्नी होने वाली है, पर इतना आप रिवीजन करते रहना। ठीक है, जिसमें हम गैलापैगो आइलैंड और मलाया आर्चिपेलागो आइलैंड ये घूमने वाले हैं। ओके, डार्विन के साथ। ओके, हाँ अडेप्टिव रेडिएशन उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, डार्विन की फिंचेस, ये सारी बातें बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीक हम लोग मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय।